Boys and girls and boys, let's start with one more new important and beautiful topic and it is called as branch accounts of group 1. Is that okay? So सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस टॉपिक का हेडिंग लिखे. बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बार बार आता है एग्जाम में. इज दैट ओके? सो कैन आई नॉट से इंपॉर्टेंट टॉपिक? ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ इस चैप्टर में वो पूरी ताकत है कि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट फ्रॉम 8 मार्क्स टू 16 मार्क्स के आसपास पूरे मार्क्स पूछे जा सकते हैं. इज दैट ओके? ऑलराइट. इस चैप्टर को करने के पहले इधर एक चीज और लिख दीजिए, डिवाइड एंड रूल. डिवाइड एंड रूल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइड एंड रूल? डिवाइड एंड रूल का मतलब यह है कि इस चैप्टर के टुकड़े करो और फिर इसके ऊपर कंट्रोल लेके आओ. बिना टुकड़े किए टॉपिक आपको हमेशा बड़ा लगेगा. और एक चीज, इस टॉपिक में वैरायटी ऑफ द एरियाज है. अभी जैसे पिछला पेपर हुआ बेटा नवंबर 2018 का, इस पेपर में क्या कांड हुआ मैं आपको बच्चों को बताता हूं. स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डिड नॉट प्रिपेयर फॉर मैक्सिमम लॉस मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड केम फॉर 20 मार्क्स. सीधा सा बात हो गया कि पेपर लॉस मतलब वो 20 मार्क के तो बैंड बज गई ना. उसी एंगल से इस टॉपिक को जब तुम करोगे तो ये टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक है. सो देयर वुड बी एरियाज वेर इन यू विल फील कि नहीं यार ये छोड़ देते, बाकी का करके जाते, कभी तो भी आता ही है. आता ही नहीं है, ऐसा नहीं. नेवर एवर टेस्ट आईसीआई फिर बैंड बजा देती है और कुछ ऐसा पूछती है कि वांदे हो जाएंगे. तो इस टॉपिक को करना है तो या तो पूरा या नहीं किया तो ठीक है, मतलब फिर ऑप्शन में छोड़ना है तो, क्योंकि फिर खाली पुकट कहीं कुछ आएगा करेगा वांदे हो जाएंगे तुम्हारे, है ना. ओके, सो नाउ बॉयज एंड गर्ल्स लिसन टू मी केयरफुली. पहले ब्रांच अकाउंट के डिवीजन कर लेते. ब्रांच अकाउंट के डिवीजन कर लेते हैं. बिफोर आई गो विथ ब्रांच अकाउंट कैन आई एक्सप्लेन यू लिटिल बिट थियरी ऑफ दिस टॉपिक. थियरी नहीं, हिस्ट्री बोलूं. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ये है और प्रेजेंट ये है, फ्यूचर का पता नहीं. फ्यूचर भी मेजॉरिटी केस में यही है. हिस्ट्री ये कहती है कि इंसान पैसे का बहुत भूखा था. प्रेजेंट कहता है कि इंसान पैसे का भूखा है और फ्यूचर में पता नहीं. होपफुली देयर वुड बी सम चेंजेस एंड ह्यूमैनिटी विल ओवर राइट. सर ज्यादा फिलोसफी मत झाड़ो सर, चैप्टर में आओ. तो लेट्स टेक द चैप्टर का रूल क्या है बेटा. हुआ क्या था कि जब ब्रांच ओपन की गई, ये थॉट आज मत देखो. आज तुम क्या इंटरनेट का सहारा देख सकते हो, आज तुम्हें कंट्रोल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर से तुम्हारे पास, आज तुम्हारे पास तुम एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो चीजें इजी है. तुम आज मत देखो, तुम जाओ आज के 50-60 साल पहले. जब आदमी धंधा करता था ना तो एक आदमी को दूसरे आदमी पर भरोसा नहीं होता था. ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज चलती थी ना उस जमाने में. सोचो उस जमाने में लोग ब्रांच ओपन कर कर देना मतलब क्या, अपना धंधा किसी और को सिखाना, जो भी ब्रांच मैनेजर रहेगा बाकी का. सो बेटा जी इस पूरे टॉपिक में आपको एक ही प्रॉफिट निकालने के 3-4 मेथड देखने को मिलेंगे. तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है सर कि 3-4 मेथड से क्यों करा रहा है, क्योंकि बेटा उसके पीछे वो हिस्ट्री थी कि पहले ब्रांच का प्रॉफिट कैसे निकला, फिर उसके डीमेरिट्स निकले, फिर सेकंड मेथड निकला उसके डीमेरिट्स निकले, फिर तीसरा मेथड आया उसके डीमेरिट, फिर चौथे मेथड पर आकर हम सेटल हुए. मतलब जो व्यक्ति अगर अकाउंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहता है तो उसको ये पता चलेगा कि जो ब्रांच अकाउंट आज वो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए लोगों ने कितनी ज्यादा स्ट्रगल करके आज इस ब्रांच अकाउंट में है. मतलब वेदर यू एग्री विथ मी और नॉट, the topic like consignment, branch, joint venture at one point of time were there in the syllabus of CA final, which you are at this moment studying at CPT or foundation. So in the similar lines I am trying to tell you कि branch account जो है उसकी एक हिस्ट्री है. ये एक गो में ब्रांच अकाउंट जैसे आप पढ़ रहे हो आज के तारीख में वैसा नहीं था, उसके फेजेस है. और इंस्टीट्यूट का एकदम अच्छे से माहौल वाली चीज ये है कि उन्होंने हर एक मेथड को समझाया है और फिर आगे बढ़े, फिर और एक मेथड समझाया, फिर आगे बढ़े, फिर और एक मेथड बताया, फिर आगे बढ़े. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो मैं मेथड जाऊंगा तो कोई चिड़चिड़ नहीं करेगा. अब देखो तो तुमको समझने को मिल रहा है कि क्या क्या होता था, और नहीं तो फिर तो क्या है, जितना भी मोटिवेशन किया ऐसे टाइम पास है. सो ब्रांच 2 टाइप की होती है. एक होती है, लिखो मेरी, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच.
एक है डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरी है इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या समझे आप? हाँ, वेरी गुड, मेन ब्रांच। ये सब बकवास है, इसीलिए लिख रहा हूं बकवास। जो तुमने बोला ना सर डिपेंडेंट मतलब जो एचओ पर डिपेंडेंट होते हैं, अबे झंडू बाम, ब्रांच का मतलब ही है कि इट विल बी डिपेंडेंट। तो फिर दूसरा ट्राइप ही नहीं आना चाहिए था, इंडिपेंडेंट। एक्चुअली डिपेंडेंट मतलब का समझ में आ रहा है क्या? ब्रांच डज नॉट मेंटेन separate books of accounts. Separate books of account. HO records, आप लिखते जा रहे हो मेरे साथ में, HO records on behalf of branch in HO's book. इन हुज बुक? HO's बुक। और इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या? ब्रांच मेंटेन्स इट्स ओन बुक्स। फॉर एग्जाम्पल बैंक। मुझे एक बात बताओ, ए गुंडेप्पा, तू बहुत नाटक कर रही है आज कब से, मुझे बता, बैंक अकाउंट है तेरा? कौन से बैंक में? SBI बैंक हुई। SBI में कौन सी ब्रांच में? दूसरी कोई ब्रांच बता सकती है? स्पेलिंग टफ है। अच्छा स्पेलिंग बता। SHA। हाँ शादा। मेरा पता है कहां है? पिंपले सौदागर। किसी और का कहां पे पता है क्या? लूला नगर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसी और का होगा मार्केट यार्ड। इसका मतलब जब आप बोलते हो कि तुम्हारा अकाउंट कहां है, तो तुम क्या बोलते हो? मेरा अकाउंट इस ब्रांच में है। इसका मतलब ब्रांच अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन कर रही है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, ब्रांच मेंटेन इट्स ओन बुक्स। और दूसरा कौन सा? डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच डज नॉट मेंटेन इट्स ओन बुक। हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच? HO। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अब बेटा जी लिखना शुरू कीजिए डिपेंडेंट ब्रांच। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये चीज एक बार परख ले कि क्वेश्चन किस पर पूछा है, डिपेंडेंट ब्रांच या इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर कुछ ये मेथड्स है। डेटर्स मेथड, दूसरा वाला है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और तीसरा वाला है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड। दाबेली खाते हो? सैंडविच खाते हो? दाल मखनी खाते हो? खाते हो कि नहीं खाते हो? इन सभी के ऊपर एक और चीज डाल देते हैं, चीज। मतलब दाबेली पर तड़का लगा, चीज का तड़का मतलब चीज। फिर दूसरा कौन सा? तूने सैंडविच खाया, उसके अंदर भी डाल दिया चीज। और बहुत सारी चीजें हैं यार कि इस पर भी डाल दिया चीज। बर्गर, पिज्जा, चीज और एक्स्ट्रा चीज। समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें होती है जो सभी में यूज होती है। तो ये है दाबेली, ये है पिज्जा, और इसको क्या बोलूं, ये है सैंडविच। इन सभी पर एक चीज कॉमन जाती है। चुप जुड़ी चीज नहीं, नालायक, उसको बोलते हैं WP प्राइस आ सकती है, और ये पूरा का पूरा माहौल बदल देगी। WP प्राइस इज व्हाट? होलसेल प्राइस। सो मतलब बोलने का तात्पर्य क्या है कि है मेथड डेटर्स मेथड ही, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ही और फाइनल अकाउंट मेथड, बट इसमें एक तड़का लगा होलसेल प्राइस का, तो एक नया ही माहौल बता हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको होलसेल प्राइस अलग से पढ़ाऊंगा, होलसेल प्राइस मेथड। मतलब सही में बहुत अच्छा मेथड है होलसेल प्राइस मेथड। हैप्पी? यस। सो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को यहां तक बात दिमाग में पहुंच गई है क्या? ये हुई डिपेंडेंट ब्रांच। वैसे लिखिए, फिर आएगी इंडिपेंडेंट ब्रांच।
इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर बनेंगे दो हिस्से सरकार, एक आएगी डोमेस्टिक ब्रांच और दूसरी आएगी फॉरेन ब्रांच। ऑलवेज रिमेंबर, फॉरेन ब्रांच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ब्रांच इज ऑलवेज डोमेस्टिक। यह हमेशा डोमेस्टिक ही रहेगी, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की इंडिया में, क्योंकि अगर ब्रांच फॉरेन में रहेगी तो उनको बुक सेपरेट ही मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो उधर का लॉ अलाउ नहीं करेगा उनको, उधर का लॉ बोलेगा नहीं हमारे बुक्स तो इधर ही मेंटेन करो। इसलिए फॉरेन ब्रांच आर ऑलवेज व्हाट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच आर ऑलवेज व्हाट, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट ब्रांच आर ऑलवेज डोमेस्टिक। ठीक है ना। फॉरेन ब्रांच के लिए AS 11 पढ़ना पड़ेगा, बाकी इसमें कोई ज्यादा माहौल नहीं है। और डोमेस्टिक ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर आपको देखना पड़ेगा एक 2-3 टाइप के 4 टाइप के एडजस्टमेंट, जो अभी नहीं लिख रहा हूं, मैं आगे देखूंगा। हैप्पी। ये हुआ चैप्टर का सारांश। सो अगर मैं मेरे बच्चों को सही से समझा पा रहा हूं तो तुम कितने टॉपिक पढ़ने वाले? टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 6। तो ऐसे देखने जाएंगे तो एक टॉपिक में 6 चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी, और ये 6 की 6 चीजों में कोई कनेक्शन नहीं है, दे आर ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट। तभी तो ब्रांच डिफिकल्ट लग रहा है। बट इन टॉपिक को अगर एक एक करके इंडिपेंडेंट देखोगे तो फिर ये टॉपिक प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के ऊपर नहीं जा सकता, फिर उसका लेवल उतना ही है। बट तुम 6 चीजें एक साथ डील करोगे तो डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने क्या लिख कर दिया था, डिवाइड एंड रूल। अब मैं आपको डेटर्स मेथड के बारे में समझाना शुरू करता हूं। तो हेडिंग लिखते हैं डेटर्स, डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड समझ रहे हो क्या तुम? यस, समझ गए मेरे रसगुल्ले बच्चे। ठीक है। डेटर्स मेथड बहुत प्यारा मेथड है। जनरली लेजर अकाउंट्स आर asked, occasionally they will ask you what, जर्नल एंट्रीज। तो हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे तभी हमको लेजर समझ में आता है। अब सुन रहे क्या, जो डेटर्स मेथड में समझाऊंगा समझ लेना, अच्छे से बिठा लेना, उसके बाद में दोबारा इसके बारे में मत सोचना, नहीं तो तुम दूसरे मेथड में जाके कांड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करूं। समझ आ रही बात? दिन में तो डेटर्स मेथड इंडिपेंडेंट है। इसका एक जगह रेफरेंस आएगा इंडिपेंडेंट ब्रांच में, वो तब बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम्हारे दिमाग में मैं क्लियर कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट मेथड एकदम बिंदास। सुनते जाइए। कॉन्सेप्ट क्या है इस मेथड का? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब जो भी अपने पूर्वज थे ना, मतलब मां कसम एकदम स्मार्ट लोग थे, वो कहते हैं एक है HO, ठीक है, और एक है ब्रांच। एक काम कर लेते हैं, एक मैं हूं और एक है संतोष। ठीक है, समझ सकते हो ना? ये है आनंद। आनंद ने संतोष को पैसे दिए, नहीं उल्टा करेंगे, नहीं ठीक है अभी लिख दिया। हाँ, आनंद ने संतोष को पैसे दिए, दे दिए क्या भाई? अब आनंद की बैलेंस शीट में मैं बनाऊंगा संतोष अकाउंट। तो संतोष मेरा कौन बन गया? डेटर्स। सर संतोष के बुक्स में क्या बनाएंगे? नहीं, क्या बनाइए? हाँ, मैं भी वही दिखा रहा था, ठेंगा। थैंक यू, समझा कोई तो समझा। ये ठेंगा व्हाटएवर। संतोष कुछ नहीं बना रहा अपने बुक्स में, मैं बना रहा। किसके बुक्स में? आनंद के बुक्स में संतोष का अकाउंट, उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। मैंने संतोष को दिए 10,000, एंट्री हुई संतोष अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। संतोष सच्ची बताओ, उन 10,000 रुपए का क्या किया? 10,000 रुपए का क्या किया? जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है बताओ, बोल जल्दी से, क्या किया? हाँ, कहां पे खर्चा किया? पार्टी में खर्चा किया है ना। इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है अभी संतोष भाई। हाँ, तो संतोष भाई ने, सुन तो लो, खर्चा कर दिया। क्या मैं ये एंट्री रिकॉर्ड करूंगा? मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने संतोष को 10,000 रुपए दिए, वो क्या कर रहा है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। संतोष ने मुझे वापस पैसा रिफंड किया, पैसा पे किया बाय कैश। मैंने संतोष को बोला मैंने तेरे को 10,000 दिया, तू अभी अगर मेरे को 11,000 दे रहा है, पांडे जी क्या हो गया? प्रॉफिट।
कॉमन सेंस इस कॉन्सेप्ट से काम करता है। जब भी मैं कोई खर्चा करूंगा संतोष के लिए, मैं डेबिट कर दूंगा कि संतोष से पैसा आना है, जितना आ गया अगर वो ज्यादा आया प्रॉफिट, कम आया लॉस। सो इधर मैं दिखा दूंगा टू प्रॉफिट। तो जब पहला मेथड डिजाइन किया गया था वो डेटर्स मेथड से डिजाइन किया गया था। पहले मेथड का लॉजिक ये था कि जितना भी खर्चा किया है वो डेबिट कर दो, जो कोई भी आपने एसेट दी वो क्या कर दो, डेबिट कर दो, और उसके बाद में जो कोई भी चीज आई वो क्रेडिट कर दो। अगर ज्यादा आया तो प्रॉफिट, कम आया तो लॉस। इस मेथड का सबसे बड़े दो रूल्स लिख कर देता हूं। अगर बोला प्रिपेयर लखनऊ, मद्रास, चेन्नई ब्रांच अकाउंट, मतलब इस मेथड को पहचानने का कैसा, जब भी बोले ना प्रिपेयर लखनऊ ब्रांच अकाउंट तो समझ जाना ये कौन सा मेथड है, डेटर्स मेथड। तब एकदम तुरंत समझ जाओगे कौन सा मेथड है, डेटर्स मेथड। दूसरा, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ are only recorded and transaction between branch and outsider are ignored। सिर्फ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ आर रिकॉर्डेड। अब मैं आनंद का नाम निकाल दूंगा, संतोष का भी नाम निकाल दूंगा, और मैं इधर अकाउंट बनाऊंगा ब्रांच अकाउंट। तो जो मैंने पैसा दिया वो टू कैश लिखा, जो पैसा मेरे पास आया वो बाय कैश लिखा, और बेटा जी मुझे प्रॉफिट दिख गया कितना, 1000। ये इसका कॉन्सेप्ट है डेटर्स मेथड में। मतलब पैसा ज्यादा आया तो प्रॉफिट, पैसा कम आया तो लॉस। बट हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ। डन डन डन, ओके। अब मैं आपसे कुछ बताऊं, कुछ अकाउंट्स हम इसमें सीखेंगे। अकाउंट्स जो जो हमको बनाने पड़ते हैं वो कौन से देखो, सुनो। रेडी हो अभी आप यहां से? ये देखो, पहला अकाउंट होता है गुड्स सेंट टू ब्रांच। लिखते जाइए, गुड्स सेंट टू ब्रांच। दूसरा अकाउंट होता है बेटा जी ब्रांच अकाउंट। तीसरा अकाउंट होता है बेटा जी ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं रियल लाइफ में सिर्फ ये दो ही अकाउंट्स बनते हैं, और रियल लाइफ में ये बचे हुए जो कोई भी अकाउंट ये मेमोरेंडम बेसिस पर बनते हैं, मेमोरेंडम बेसिस। और जो रियल लाइफ में डबल एंट्री सिस्टम पर ये बनते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पर ये बनते हैं। कौन से? गुड्स सेंट टू ब्रांच और ब्रांच अकाउंट। और ये किसकी बुक्स में बनते हैं? इन द बुक्स ऑफ एचओ। ये दो, ये डबल एंट्री को फॉलो करते हैं, और जो बचे हुए मेमोरेंडम बेसिस है वो मेमोरेंडम बेसिस पर अकाउंट्स बनते हैं। एम आई कम्युनिकेटिंग? अगर आप रेडी हो तो मैं आपको आगे लिए चलता हूं। क्या मैं ले चलूं आपको आगे? नाउ आई वांट एवरीवन टू पे कंप्लीट अटेंशन। क्या होता होगा रियल लाइफ में? एक एचओ ब्रांच को माल भेजता होगा, उसको बोलते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच, है ना। ब्रांच क्या करती होगी? इस माल को सेल करती होगी। सेल या तो कैश में हो जाता होगा या क्रेडिट में हो जाता होगा, और कई बार यहां पर बैड डेट्स की एंट्री भी होनी पड़ती है, डिस्काउंट की भी एंट्री करनी पड़ती है। ब्रांच के मैनेजर की
सैलरी की एंट्री करनी पड़ती होगी, हाँ नहीं, उनके बाकी के एक्सपेंसेस की एंट्री करनी पड़ती होगी, और जब सेल होता है तब कैश आती है ब्रांच के पास, और ये कैश हम ऐसा हमेशा मानेंगे कि किसके पास भेज देंगे हम, एचओ के पास। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन सेंस की बात है कि ब्रांच का खुद के कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, तो उनके पास कैश अकाउंट भी नहीं है, तो कैश मैनेज करने के लिए किसके पास भेज दिया जाता होगा, एचओ। एचओ, एग्रीड। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको दूं एग्जाम्पल, तो काका हलवाई, काका हलवाई जो लोग बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, पुणे के बाहर कहीं पढ़ रहे हैं, मुझे यूट्यूब वर्चुअल लेक्चर्स के थ्रू देख रहे हैं, पेनड्राइव के थ्रू देख रहे हैं, तो आपको बता दूं काका हलवाई हमारे पुणे में एक फेमस हलवाई की दुकान है, उसके अलावा चितड़े बंधु भी है, एग्रीड। सो काका हलवाई की दुकान है। काका हलवाई की बहुत सारी दुकानें हैं पुणे में। अब इन सभी दुकानों में माल एक जगह से ही आता है, ये सारी दुकानें महज एक सेलिंग पॉइंट है। मतलब मैं पिंपले सौदागर में रहता हूं, तो मेरे लिए काका हलवाई पिंपले सौदागर में खुल गया, तो मुझे इजी होता है वहां से खरीदना, तो उन्होंने वहां पे दुकान खोल दी। बट माल सुबह सुबह पूरे पूना में एक ही जगह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो कैश कलेक्ट हुई जाती है वो भी सारी की सारी उसी दिन या अगले दिन डिपॉजिट कर दी जाती है एक सेंट्रलाइज्ड बैंक अकाउंट में, जो कि किसका है, एचओ का। सो जो मैं बोल रहा हूं ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, ब्रांच 5, ये सारे कौन से पॉइंट्स है बेटा जी, सिर्फ सेलिंग पॉइंट्स है। अब इन प्रत्येक ब्रांचों में अपने अपने एक्सपेंसेस होते होंगे, सैलरी, कुछ डिस्काउंट दिया, बैड डेट, सेल हुआ वगैरह वगैरह, और जो कैश कलेक्ट होती है वो कहां पे चली जाती है, एचओ के पास। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको डेटर्स मेथड में सिर्फ ट्रांजैक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच रिकॉर्ड करनी है। ब्रांच बाहर वालों के साथ क्या ट्रांजैक्शन कर रही है, इग्नोर। बट ब्रांच ये काम जरूर करती है कि जब कभी भी ब्रांच की कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है तो वो ट्रांजैक्शन की एक समरी बनाकर, क्या बनाकर, समरी बनाकर एचओ को देती है, और एचओ उसके बेसिस पर रिकॉर्डिंग कर लेता है। डे टू डे बेसिस पर ये जब काम होता है ना तो बहुत इजीली हो जाता है। तुम सोच रहे होंगे साल के एंड में बेचता है, ऐसा नहीं, रियल लाइफ में डे टू डे बेसिस पर हो जाता है। से यस। वैसे तुमने ऐसे कई सारे लेबोरेटरीज भी देखे होंगे पूना में, लेबोरेटरी, डॉक्टर लाल पैथ लैब, इनके बहुत अलग 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 जगह सेंटर है, बट रिपोर्ट तुम्हें कलेक्ट करना है, कहीं से भी कलेक्ट कर लो, तुम पैसे कहीं पर भी दो। मतलब मैं यहां पर आया सिटी में आज, और मैंने ब्लड सैंपल सिटी में दे दिया क्योंकि मैं सिटी में था, और मुझे रिपोर्ट कलेक्ट करनी है मेरे घर के नजदीक में, वहां से जाके कलेक्ट कर सकता हूं, पैसे यहां दिए, कलेक्ट वहां से किया, चलता है। क्यों, रिपोर्ट उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पर भी कैश का सेटलमेंट, सारी सेटलमेंट सेंट्रलाइज्ड है, अकाउंटिंग। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर आपको इग्नोर करनी है, ये बात ध्यान में रखना। क्यों इग्नोर करनी है, धीरे धीरे पता करते हैं। अभी क्या मैं आपके दिमाग में बैठा पाया, क्या क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, सुन रही है ना? एचओ के ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अकाउंट है, सैलरी, वेजेस, परचेसेस, ठीक है, सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी, और न जाने कौन से अकाउंट, बैड डेट्स वगैरह वगैरह। बट जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है ब्रांच का, तुम इलेक्ट्रिसिटी शब्द नहीं यूज करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी शब्द यूज करते बेटा वो हिट कर जाएगा एचओ के खुद के पर्सनल एक्सपेंस को। अरे काय को ब्रा, हाँ वेरी गुड बेटा। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं, आनंद है और ये संतोष है, एंड संतोष, मैं संतोष को बोलता हूं, नहीं मैं क्या बोलेगा, संतोष मेरे को बोला, संतोष मेरे को बोलता है सर एक काम करो ना, वो पिंपले सौदागर में मेरा एक दोस्त है, उसको ये जाके फूल दे के आ जाना ना, आप वहां पे नजदीक रहते हो, आप दे के आ जाओ। सपोज मान लो मैं दे के आया, तो क्या मैं एंट्री ऐसे करूंगा क्या, ऐसे करूंगा क्या, गिफ्ट टू कैश, इट विल बी रीजन ऑफ माई डिवोर्स सर। गलत अकाउंटिंग कैन बी रीजन ऑफ योर डिवोर्स। व्हाई? माई वाइफ इज अ सीए, सी विल सी गिफ्ट दिया, किसको दिया, मेरे को तो लाकर नहीं दिया कभी, हाँ या ना?
मैंने लिया, गिफ्ट लिया, उसने बोला मेरे को सर पूरा चॉकलेट बॉक्स, टेडी बियर भी चाहिए और हार्ट शेप भी चाहिए, मैंने सब कुछ किया, खरीद के लेकर जाके दिया, संतोष ने बोला तो। बट अगर मैंने गिफ्ट टू कैश बोला तो मेरी वाइफ जब मेरे ट्रायल बैलेंस को और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगी तो बोलेगी किसको गिफ्ट दिया। मैंने गलती क्या की? गिफ्ट देना गलती नहीं था, जो एंट्री की वो गलती हुई, क्योंकि ये खर्चा मेरा नहीं है। इट विल हिट माई P&L अकाउंट इफ इट गोज लाइक दिस। तो मुझे एंट्री क्या करनी चाहिए थी? संतोष, संतोष से पैसा आना है टू कैश। तो तुम मुझे और एक प्रॉमिस करो, जब जब तुम ब्रांच के लिए खर्चा करोगे, तुम ना इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के पास ध्यान दोगे, ना सैलरी के पास, ना वेजेस के पास, ना पेटी कैश एक्सपेंसेस, ना बैड डेट्स, ना डिस्काउंट, कुछ नहीं रे। तुम एक ही अकाउंट को जानते हो, उसका नाम क्या है? ब्रांच। तो अपनी एंट्री कैसे होगी? ब्रांच टू कैश। जैसे मैं संतोष के लिए कोई भी खर्चा करूंगा, वो जो कुछ भी बोलेगा, सही गलत व्हाटएवर, मुझे क्या लेना देना है, मैं एंट्री कर दूंगा संतोष टू कैश। Are you understanding? So with this broad smile on your face, you are all expected to come down on page number 9. Page number 9. In page number 9, I will show you some of the entries. ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक ब्रांच ओपन करनी है, कैसे ओपन करोगे? तुम्हें एक ब्रांच ओपन करनी है, कैसे करोगे? एब्सोल्युटली राइट, दूसरी जगह जाके लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह सब चीजें करनी पड़ेगी। ब्रांच को ये सारी चीजें कौन देगा? HO। सो हम जब ब्रांच को कुछ भी देंगे तो हम उसको डेबिट कर देंगे। जैसे ब्रांच को कैश दी तो हम एंट्री क्या कर देंगे? ब्रांच टू कैश। अब ब्रांच को कैश मत दो, असेट दे दो, एंट्री क्या करोगे? ब्रांच टू असेट। ब्रांच को डेटर्स दे दिया अपने, ब्रांच टू डेटर्स। ब्रांच को स्टॉक दे दिया, ब्रांच टू स्टॉक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जो चीज आनी है वो डेबिट। सो फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट एट द ब्रांच, एंट्री क्या बनेगी? ब्रांच टू इंडिविजुअल असेट, जो जो असेट्स दी। यस और नो? बेटा वैसे ही मैं बताऊं, लाइबिलिटी भी तो दे सकते हैं हम। सो लाइबिलिटी अगर हम देंगे तो क्या एंट्री करेंगे? लाइबिलिटी टू ब्रांच। एग्रीड? सो ये देखो बेटा, ब्रांच लाइबिलिटीज टू ब्रांच, मतलब ये ब्रांच को क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मतलब बचपन से एकदम माहौल होशियार रहते हैं। सर लाइबिलिटी को तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना सर, आप डेबिट कर रहे हो। सुनो 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 सुनो, मैं बता तो दूं तुमको, ये ब्रांच अकाउंट ऐसे बनेगा। सो ब्रांच अकाउंट में असेट डेबिट साइड में आ गई, और असेट को डेबिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आनी चाहिए, आ गई। सो ये ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा। तो बता दो क्लोजिंग बैलेंसेस कहां पे आएंगे? उल्टे साइड में। सो लाइबिलिटी इधर क्लोजिंग, और असेट इधर डेबिट। ये पता है क्या? अज्यूम कर रहे हैं, अरे क्लोजिंग रहे, अज्यूम कर रहे हैं हम कि ये ब्रांच चल रही है कई सालों से, तो कई सालों से चल रही, तो पिछले साल की असेट डेबिट बैलेंस में और पिछले साल की लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में, उसको ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे। और जो क्लोजिंग असेट्स और लाइबिलिटीज है, असेट को होता है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग रहा तो डेबिट में, क्लोजिंग रहा तो क्रेडिट में, और लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग रहा तो क्रेडिट में, क्लोजिंग रहा तो डेबिट में। से यस। अब करंट ईयर में आप जो कुछ भी करोगे खर्चा, क्या करोगे? यू विल सेंड सम गुड्स। सो व्हाट इज द एंट्री यू विल मेक? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। एक नया अकाउंट यूज किया, माल भेजा, तो एंट्री क्या करोगे? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई गुड्स सेंड टू ब्रांच? आई विल एक्सप्लेन यू। सो बेटा जी, फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच एंट्री इज व्हाट? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। एंट्री नंबर 3, माल रिटर्न आ गया, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच, हाँ या ना? ये एंट्री भी हो गई 4th। अब कुछ पैसा भेजा ब्रांच के लिए, क्योंकि उनको खर्चा करना है तो HO भेज, ब्रांच टू कैश। बिल्कुल सही। अगर ब्रांच ने हमको कैश भेजा तो एंट्री क्या आएगी? कैश टू ब्रांच। एग्रीड? यस। बेटा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट इसकी एंट्री देख ली, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज की भी देख ली। एंट्री नंबर 9 पेंडिंग। नाउ फॉर क्रेडिट सेल, मुझे बताओ क्रेडिट सेल किसके बेस में हो रहा है? ब्रांच एंड आउटसाइडर। क्या हम रिकॉर्ड करेंगे क्या? मैंने क्या बोला? ओनली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड HO आर रिकॉर्डेड। अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो पता चलेगा। HO अपने बुक्स में किसका अकाउंट बना रहा है? ब्रांच। तो HO और ब्रांच के बीच जो ट्रांजैक्शन होगी वही तो रिकॉर्ड होगी ना। तो ब्रांच और आउटसाइडर की ट्रांजैक्शन इग्नोर की जाएगी। यही इस मेथड का डीमेरिट है, क्योंकि इससे ये पता नहीं चल पाता था पुराने जमाने में कि ब्रांच कुछ फ्रॉड कर रही है क्या। तो ब्रांच जितना पैसा भेज देती थी हम मानते थे उतना ही है, मतलब 100 रुपए का माल और ब्रांच ने 120 भेज दिया, हम बोलते थे प्रॉफिट है 20। ब्रांच को हमने 100 रुपए का माल भेजा, ब्रांच ने भेज दिया 110, तो हम बोलते थे प्रॉफिट 10।
बट ब्रांच 120 भेजना चाहिए कि 110 भेजना चाहिए कि 140 भेजना चाहिए, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट सेल कितने का हुआ, कितने में सेल हुआ, इसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं रहता था। सही है और नो? एनीवेज, तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस थे। सो फॉर क्रेडिट सेल नो एंट्री, फॉर नॉर्मल लॉस नो एंट्री, नॉर्मल लॉस नो एंट्री। बट ध्यान में रखना, अगले मेथड में नॉर्मल लॉस की एंट्री होगी। तुम बोलोगे सर नॉर्मल लॉस की एंट्री क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है बेटा, मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1000 रुपए का, मान लो वो स्टॉक कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करंट ईयर में, वो स्टॉक खराब हो गया नॉर्मल लॉस की वजह से, और इधर क्लोजिंग स्टॉक आ गया 990, 10 का स्टॉक खराब, तुम्हें नहीं लगता ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया? Why will I again record this loss? Say yes. So बेटा जी, normal loss no entry. For goods returned by customer no entry. Why? Transaction between branch and outsider. आगे abnormal loss. Abnormal loss to branch क्यों किया मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें याद है क्या ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाया करते थे? तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम लिखते थे यहां पर ओपनिंग परचेसेस, ओपनिंग 100, परचेसेस 10,000, इधर सेल्स, राइट, मान लेते सेल्स 0 है और इधर क्लोजिंग भी 0 है। तो तुम पूछोगे सर क्लोजिंग 0 सेल्स भी 0, तो माल गया कहां? मैं बोल रहा हूं यार आग लग गई, यार आग लग गई। बट मैंने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो वो क्या दिखेगा? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? धंधे की वजह से लॉस हो रहा है। बट ये धंधे की वजह से नहीं हो रहा है, ये तो एबनॉर्मल है, इसलिए इसको यहां से रिवर्स करते थे। याद है क्या? बाय एबनॉर्मल लॉस 10,100, और अगर आपको याद होगा तो इधर जीपी 0 आएगा और फिर पी एंड एल अकाउंट में आप पी एंड एल अकाउंट में आप एबनॉर्मल लॉस लिखते थे कितने? 10,100, और इंश्योरेंस क्लेम मिलता तो माइनस करते थे। क्या आपको समझ में आया क्या? ओपनिंग परचेसेस, सेल्स हुआ नहीं, क्लोजिंग कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे? एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस कहां हिट कराएंगे? पी एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड। से यस? कोई व्यथा, कोई शंका, कोई कुशंका? ऑल इज वेल? कोई क्वेरी? कैन यू गो अहेड? गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स, ये कहां तक स्टोरी हो गई अपनी है? 10,100 तक की हो गई। ऑल राइट्स, तो ये एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच समझ में आया क्यों? क्योंकि बेटा मैं ब्रांच में भी क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान लो ये ब्रांच है, राइट, 1000 रुपए का माल है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, तो माल गया कहां? तो मैंने बोला ब्रांच की गलती नहीं थी, आग लग गई। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? एबनॉर्मल लॉस यहां से निकालना पड़ेगा। क्रेडिट किया मतलब क्या कर दिया? निकाल दिया। फिर ये एबनॉर्मल लॉस जाके बैठेगा बिजनेस के जनरल पी एंड एल अकाउंट में। वहां इनर कॉलम में 1000 और लेस करोगे जो भी इंश्योरेंस क्लेम है, आउटर कॉलम में हिट करा दो क्या? जो बचा हुआ लॉस है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मुझे बताओ नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे? नहीं। एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करोगे क्या? यस। तो एंट्री क्या? एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच। वेरी गुड। अच्छा, जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे? एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स करोगे, इंश्योरेंस क्लेम जितना पैसा मिला वो, और हिट कहां मारेगा? जीपीएल। व्हाट इज जीपीएल? जनरल पे एंड एल अकाउंट। एग्रीड? यस। पिल्फरेज, पिल्फरेज इज नॉर्मल लॉस। क्या लिखेंगे? पिल्फरेज इज नॉर्मल लॉस। क्या आप रिकॉर्ड करोगे क्या? नहीं। ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच एक्सपेंस की एंट्री बोलो। नो एंट्री। वाई? ब्रांच एंड आउटसाइड। बट अगर एचओ ने पे किया, जैसे मैंने संतोष के लिए पे किया, तो करेंगे क्या? एंट्री होगी ब्रांच टू कैश। हैप्पी? यस। नाउ बैड डेट डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, एंट्री करेंगे क्या? क्या एंट्री आएगी? नो एंट्री। क्यों? ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर। वेरी गुड। अगर प्रॉफिट है तो बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता था ना, वैसे ब्रांच अकाउंट के भी कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में। क्या एंट्री आएगा? ब्रांच टू जीपीएल। और लॉस हुआ तो जनरल पी एंड एल अकाउंट टू ब्रांच। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। हे बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान रखना हमेशा, एंट्री पक्की है तो उस चैप्टर का वो सेक्शन पक्का। तो तुमको मैं अगले 5 मिनट दे रहा हूं, रफ में लिख कर निकालो, कैसे भी करो, बट एंट्रीज लिखो। और 5 मिनट में लिखना पॉसिबल है, रफ में लिख कर निकालो, ठीक है? गुड सेंड टू ब्रांच एक कॉन्सेप्ट आपका पेंडिंग है, वो मैं समझाऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। इज दैट ओके?
ऑलराइट, तो क्या अभी हम एक बार एंट्रीज चेक कर लेंगे? क्या सारी एंट्रीज आती है क्या? रेडी? तो बताओ बेटा, मुझे फर्स्ट एंट्री क्या? गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, स्टॉक, ब्रांच स्टॉक, ओपनिंग, ओपनिंग अगर होगा, हाँ तो डेबिट साइड मतलब एंट्री क्या होगी? ब्रांच टू स्टॉक, ब्रांच टू स्टॉक। अच्छा, ब्रांच डेटर्स ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच टू डेटर्स। ओके, तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताता हूं, एंट्रीज याद रखने की ट्रिक, मतलब एग्जाम में कुछ भी पूछे तो भी आपको ट्रिक हेल्प कर जाएगी, ठीक है? पूरी क्लास, पूरी क्लास, अगर मैं आपके सामने ब्रांच अकाउंट बनाऊं, ये किसके बुक्स में बन रहा है? एचओ। तो जब भी एग्जामिनर बोले प्रिपेयर लखनऊ ब्रांच अकाउंट, मदुरई ब्रांच, बेंगलोर ब्रांच, ऐसा बोले प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो समझ जाना ये डेटर्स मेथड है। अब इधर मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग डेटर्स जो ब्रांच पर है, टू ओपनिंग फर्नीचर, हाँ या नहीं, टू ब्रांच कैश। तो एंट्री ऐसे बनती है बेटा, ब्रांच टू स्टॉक अकाउंट, ब्रांच टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच टू फर्नीचर अकाउंट, ब्रांच टू ब्रांच कैश, और बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स। ये एंट्री ऐसे बनती है, मतलब साइक्लिकल वे में एंट्री बनती है, मतलब एंट्री नहीं भी आ रही, लेजर अकाउंट आ रहा है, एंट्री बन जाएगी। सो क्रेडिटर्स टू व्हाट? ब्रांच। फिर नेक्स्ट गुड्स सेंड किए, सो हमारी एंट्री क्या आएगी? टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। एंट्री क्या आएगी बेटा जी? ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न, तो एंट्री क्या आएगी? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये रिटर्न्स, इधर रिटर्न वर्ड नहीं आएगा, वर्ड तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा। तुम बोलोगे बट सर रिटर्न है ना, नहीं, क्योंकि अकाउंट तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का ही बना है ना, तो रिवर्स भी वही अकाउंट होगा। सो एंट्री क्या? गुड्स सेंड, सो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न, नया अकाउंट नहीं बनाने का, उसी अकाउंट को रिवर्स करना, तो एंट्री क्या आएगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। समझ में आ रहा है? अब गेव मनी टू ब्रांच फॉर सैलरी, फॉर वेजेस, फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एडमिन एक्सपेंसेस। तो बेटा इधर मैं लिखूंगा टू कैश, अंडरलाइन कर कर लिखूंगा वेजेस, सैलरी, एडमिन एक्सपेंस एक्सेट्रा। बट बेटा जी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही तुमने वर्ड वेजेस यूज किया रे किया, इट विल हिट एचओज वेजेस अकाउंट। तुमने ब्रांच के लिए वेजेस दिए, तो एंट्री क्या है? इसीलिए टू वेजेस लिखा। कुछ टीचर्स कराते हैं टू वेजेस लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोल रहा हूं मिस्टेक है, मार्क्स कटने चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, पोस्टिंग वेजेस को नहीं जानी चाहिए, पोस्टिंग जानी चाहिए कैश को। तो एंट्री क्या? ब्रांच टू कैश। समझ में आ रहा है? अब ब्रांच ने हमको कैश भेजा, तो हम एंट्री क्या करेंगे? बाय कैश। अब कैश किस लिए भेजा? तो सेल्स के लिए, सेल किया तो कैश आई। अरे भाई ब्रांच के पास कैश कहां से आएगी? माल बेचेंगे तो कैश आएगी वो। या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, से यस। सो बेटा जी एंट्री क्या हुई? कैश टू ब्रांच, किसी भी कारण से कैश ब्रांच ने एचओ को दी होगी, तो एचओ क्या बोलेगा? मेरे पास कैश आई। कैश कहां से आई? टू ब्रांच। एग्रीड। नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस नॉट रिकॉर्डेड, एबनॉर्मल लॉस, तो हम क्या लिखेंगे? बाय एबनॉर्मल लॉस। बेटा क्लेम मिला, उसकी एंट्री होगी क्या? नहीं, उसका इंपैक्ट पी एंड एल में जाता है। सो एंट्री क्या बनी तुम्हारी? ये वापिस एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच। से यस। ओके मेरे रसगुल्ले बच्चों, अब क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किसका? असेट, स्टॉक वगैरह वगैरह वगैरह। तो असेट्स की जगह पे स्टॉक लिख दूं, तो हम लिखेंगे स्टॉक, फिर डेटर्स, फिर कैश, पेटी कैश वगैरह वगैरह, और इधर टू क्लोजिंग लाइबिलिटीज, और इधर क्या क्या लिख देंगे? क्रेडिटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इधर आ जाएगा टू ब्रांच पी एंड एल अकाउंट, मतलब फाइनल पी एंड एल अकाउंट से फिगर्स टैली हो जाएंगे। सही? यस। हरिवंश राय, समझ में आएगी बात सर में? सो अभी ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर इज नॉट रिकॉर्डेड, इससे ये क्लियर रहेगा कि साला वेंडी उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, मतलब क्या क्या रिकॉर्ड होगा ये पता चल गया।
अब रिकॉर्ड करते वक्त हमें यूज करने के लिए ज्यादा अकाउंट हेड नहीं मिलते, हमें यूज करने के लिए ब्रांच के खर्चों के लिए ब्रांच के लिए कुछ भी एक्सपेंस किया, कुछ भी पैसा दिया, कुछ भी किया, ब्रांच टू कैश, ब्रांच से कुछ भी आया सो कैश टू ब्रांच, किस वजह से आया वो नहीं लिखते हम, और यही इसका डीमेरिट है। अब बेटा अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम्हारे पास स्टॉक अकाउंट है, ओपनिंग, डेटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ब्रांच कैश, क्रेडिटर्स, वैसे क्लोजिंग बैलेंस भी है। पर बेटा जी इसके रिकॉर्ड तो हम मेंटेन करते ही नहीं, इसके रिकॉर्ड तो हम मेंटेन कर ही नहीं रहे ना, कहां कर रहे हैं क्या? नहीं। तो बेटा हमको ओपनिंग क्लोजिंग हमको कहां से पता चलता है? तो बेटा ब्रांच मेंटेन करती होगी। तो ब्रांच कैसे मेंटेन करती है? डबल एंट्री सिस्टम पर नहीं, मेमोरेंडम बेसिस पर, कच्चा। मतलब सोचो काका हलवाई की एक ब्रांच ने उधार में माल बेचा, तो लिख कर रखेंगे ना कि इस आदमी को इतना माल बेचा, इतने पैसे आए, इतने और आने बाकी है। अबे हो नहीं, तो जब तुम उधार में बेचते हो तो तुम उसके बारे में लिख कर रखते हो। सो बेटा जी मेमोरेंडम अकाउंट बनते हैं स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट बनते हैं, और वैसे मेमोरेंडम कैश अकाउंट और पता नहीं और जो जो अकाउंट बनाने बना लो। बट तुम्हें मेमोरेंडम का मतलब समझ में आता है क्या? रफ वर्क। गुड़िया तू कभी किसी को पैसे देती है क्या कि लेती है? दोनों करती है। देती है? किसको पैसे दिए बेटा? नाम बता सकती है इफ यू डोंट माइंड, मतलब इफ यू फील। हाँ पूजा, पूजा को कितने रुपए दिए आपने? पूजा को 200 रुपए दिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए भी खर्चा करती हो? अच्छा तुम पूरा हिसाब मेंटेन करती हो? अच्छा तुम हिसाब मेंटेन नहीं करते हो। देखो हाँ ये नलायक अभी क्या बोलेगी, मैं ज्योतिषी हूं, अभी देखना मैं बता दूंगा ये क्या करती है। ये हिसाब मेंटेन नहीं करती है, पैसा आता है खर्चा करती है। बट जैसे ही ये पूजा को देती है मोबाइल में या कोई बुक में जाके लिख देती है कि पूजा को 200 रुपए दिए इस तारीख को, और कारण क्या था, मे बी मूवी देखने गए थे या उसका खाने का पैसा था या वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज हम लिख कर रखते हैं। मतलब ये मेमोरेंडम बेसिस पर ही तो पूजा का अकाउंट बना रही है ना, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रही है, बट जिसकी जरूरत है उसके अकाउंट। अब तुम ये मत पूछो कि किसकी जरूरत है, इट कैन बी एनी अकाउंट शी वुड लाइक टू प्रिपेयर इट, यस और नो। तुम भी तुम्हारी लाइफ में ऐसे करते रहे होंगे, जब तुम्हें अकाउंटिंग मालूम भी नहीं थी तब भी तुम ये काम करते थे, पता है? दैट इज द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स, नहीं कि मतलब जिस आदमी को अकाउंटिंग नहीं भी आता है बट उसको ये समझ में आता है कि भाई क्या अकाउंट मेंटेन करके, हाँ ठीक है वो अकाउंट जैसे अकाउंट नहीं मेंटेन करता होगा बट लिख कर तो रखता है ना, इस आदमी से इतने रुपए आने हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो वैसे ही बेटा स्टॉक अकाउंट और डेटर्स अकाउंट के बैलेंसेस हमें ब्रांच भेजती है। तुम अगर पेज नंबर 1 पर देखोगे तो मैंने ऐसा 6.3 पर देखोगे, पेज नंबर 6.3 पर देखोगे, बस हम क्लोज है। काका हलवाई नाम की मैंने एक ये बनाई है, और काका हलवाई के अलग अलग जगह पे सेंटर मैंने आपको मार्क करके दिए उसमें, हाँ या नहीं? तो मैं तुम्हें बताऊं क्या ये क्या होता है। काका हलवाई की बुक्स में बनेगा ब्रांच अकाउंट, काका हलवाई की बुक्स में बनेगा ब्रांच अकाउंट, और ये जो रिस्पेक्टिव सेंटर्स है इन सभी में ये मेंटेन करते हैं अपना स्टॉक अकाउंट, अपना डेटर्स अकाउंट, और इनके बैलेंसेस एचओ को भेजते हैं, और एचओ फिर उसके बेसिस पर ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। अभी आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा पांडे जी कि यहां पर कंट्रोल परफेक्ट नहीं है, काम चलता था भरोसे पर। इसीलिए पुराने जमाने के ब्रांचेस देखो, हम उन्हीं लोगों को बिठाते थे जो हमारे रिलेटिव होते थे, बट धीरे धीरे रिलेटिव भी धोखा देने लग गए, फिर नया सिस्टम इजाद हुआ जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्योंकि उस जमाने में एक्चुअली प्रॉब्लम थी कि एक ब्रांच अगर मान लो इधर से नासिक में एक ब्रांच खोली तो ब्रांच डिटेल शेयर करे कैसे? तो हम रिकॉर्ड करते थे हम यहां पर सारी ट्रांजैक्शन, बट वहां से डिटेल्स आने में टाइम लगता था, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन ये सब चीजें महंगी हुआ करती थी। इट वॉज सपोज टू बी लग्जरी, आज के जैसे नहीं मोबाइल वगैरह। हैप्पी? ऑलराइट, तो मेरा बच्चा समझ गया। सो ये सारे अकाउंट कौन बनाता है बेटा जी? ब्रांच। और ब्रांच कौन से अकाउंट बनाती है? देखो मेमोरेंडम, स्टॉक अकाउंट। ये बेटा स्टॉक को कौन सा बैलेंस होता है गुड़िया? और दूसरा अकाउंट कौन सा? मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट। ठीक है, जब मैं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं तो ध्यान से सुनो, स्टॉक को डेबिट बैलेंस टू ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस मतलब बाय क्लोजिंग बैलेंस से यस। अब यहां पर टू गुड्स एंड टू ब्रांच, क्योंकि माल कहां से आया? एचओ ने भेजा।
अगर रिटर्न किया तो क्या आएगा, बाय गुड सेंड टू ब्रांच। ये क्या है, ये रिसीव्ड हुआ, ये क्या हुआ, ये रिटर्न हुआ। अच्छा, और माल के साथ क्या हो सकता है, सेल, सो क्या आएगा, बाय कैश। या उधार में बिक गया तो क्या आएगा, बाय डेटर्स, अबे हॉर्निंग, सो इधर आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। ये पहली बार आएगा, नहीं आया। अब और क्या हो सकता है, माल जल गया, बाय एबनॉर्मल लॉस। माल नॉर्मल लॉस हो गया, ए झंडू बाम, मैंने बोला ब्रांच में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक थप्पड़ लगाना अलग छुरी गाय छाप। अच्छा क्या है, ये देख इधर 100 रुपए का माल है, 10 रुपए का नॉर्मल लॉस हो गया, तो इधर 90 आएगा ना। अबे किसी भी तरीके से स्टॉक को कम करना पड़ेगा ना, नहीं तो कम होगा कैसे। मान ले इधर एंट्री नहीं कर रहे अपन, किसकी 10 की एंट्री नहीं कर रहे, तो स्टॉक कितना दिखना चाहिए, 100 ही दिखेगा। बाबू ब्रांच अकाउंट में नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्डेड। स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो कॉस्टिंग में बिन कार्ड वगैरह सब सीखे ना। अगर स्टॉक जाएगा तो एग्जिट मराना पड़ेगा उसको, नॉर्मल लॉस भी लिखना पड़ेगा। अमा करतेगा, वो उधर नहीं रिकॉर्ड करते, बट करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इफ यू वांट यू विल हैव टू रिकॉर्ड इट। से यस। तुम्हें पता एक पप्पू था, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम क्या है बहुत यंग जनरेशन, बहुत शार्प है। एक पप्पू था, ठीक है, तो पप्पू कैसे बातें करता था, देखो पप्पू कैसी बातें करता था। एक पप्पू था, पप्पू बोलता था कि सर मेरे पास 100 रुपए का माल है, 100 रुपए का माल है और मैंने कितने में बेच दिया, 110 में बेच दिया। चुप, झूठी। वो पप्पू क्या बोलता था, मम्मा स्टॉक नेगेटिव हो गया है। ये स्टॉक अकाउंट है ना, 100 रुपए का माल 110 में बेचा, पप्पू क्या बोलता था, स्टॉक नेगेटिव हो गया है। ये पप्पू थिंकिंग। अब तुम्हारी थिंकिंग देखते हैं। 100 रुपए का माल, बेटा ये स्टॉक अकाउंट में प्रॉफिट नहीं निकालने का है। खजूर का क्या है हो गया, आज प्रॉफिट कौन निकाल रहा है, स्टॉक अकाउंट बना रहे हो ना। 100 का माल 110 में गया, स्टॉक नेगेटिव हो गया। मम्मा पप्पू, स्टॉक 100 रुपए का है तो उसमें क्रेडिट 110 नहीं किया करते बेटा, 100 ही करते हैं। मतलब स्टॉक अकाउंट अगर तुमने बनाया कॉस्ट पर तो एग्जिट भी कॉस्ट पर ही मराओगे, और अगर स्टॉक अकाउंट बनाया आईपी पर तो एग्जिट भी आईपी पर बनाओगे। मतलब 100 आया 100 गया, या 110 आया 110 गया, ये लॉजिक से अकाउंट चलेगा। मतलब एट कॉस्ट या आईपी, बट इट कॅन नेवर बी एक जगह पे कॉस्ट और इधर सेलिंग प्राइस। पेपर लई सोपा होता सर, सगळं करून आलोय आणि बाळ एवढी मोठी बशी परात वर घेऊन आलाय। समझ आ रही बात ध्यान में, दिस इज ऑल होपलेस थिंग्स। I hope I made a lot of sense. So this account will either be made at cost, that is debit and exit, that is debit and credit both at cost, or at IP or at WP. अभी तक मैंने समझा नहीं IP WP क्या है, बट ऐसा अज्यूम करके आ रहा हूँ कि तुम ग्रुप 1 हुआ होगा तुम्हारा थोड़ा बहुत, तो उससे पता होगा। IP इज इशू प्राइस, WP इज होलसेल प्राइस। जिस पर भी होगा उस पर ही एंट्री और एग्जिट दोनों ही होंगे। अब डेटर्स टू स्टॉक अकाउंट है, टू ओपनिंग बैलेंस भी तो आएगा, बाय क्लोजिंग बैलेंस। बोलो ना यार, ये टू स्टॉक अकाउंट ये क्रेडिट सेल है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, माल बेच दिया वापस रिटर्न भी तो आ सकता है, सो बाय स्टॉक। अबे हो नहीं तो इधर ओके आ गया क्या, गुड्स रिटर्न। अच्छा गुड्स रिटर्न नहीं, ब्रांच डेटर्स लिखना पड़ेगा ना। ओ भाई साहब समझ में आ रहा है क्या, वापिस माल इधर आ गया। नेक्स्ट पैसा मिल गया तो बाय कैश, पैसा नहीं मिला बाय बैंक। से यस, बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट, बाय बीआर। बाय बीआर भी तो हो सकता है, और अगर मान लो ये डिसऑनर हो गया सो टू बैंक भी तो हो सकता है, राइट। यस वेरी गुड। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड कि अगर बीआर डिस्काउंट हो, सॉरी बीआर डिसऑनर हुआ तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में। I hope you are getting my point. Agreed? So with this it shall tally. ये कौन सा मेथड सीखे आप, डेटर्स मेथड। और इसमें ये कौन सा अकाउंट सिखा रहा हूं मैं आपको, मेमोरेंडम स्टॉक और डेटर्स मेथड, मेमोरेंडम स्टॉक और मेमोरेंडम डेटर्स मेथड। एग्रीड? सो आप सभी लोगों से अभी रिक्वेस्ट है, कम डाउन टू द पेज नंबर 6.7, 6.7, और यहां पर मैंने आपको सिखाया ब्रांच अकाउंट। यस और नो,
यहां पर 2 और ये सब चीजें बराबर से देख लो, 2 कहां पर लिख रहा हूं मैं, उसको पोस्टिंग जाएगी, और जो नीचे रेंट, रेट्स, पेटी कैश वगैरह सारी चीजें लिखती है उसको पोस्टिंग नहीं जाती है। उसके नीचे यहां पर आप लिखोगे ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ आर ओनली रिकॉर्डेड। ये बात हो गई बेटा क्लियर। दूसरी चीज ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ आर ओनली रिकॉर्डेड, ठीक है। और नेक्स्ट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट is prepared by branch, ठीक है। और वो कैसे बनाने का मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बोथ डेबिट एंड क्रेडिट is either at cost or IP or WP. सेम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, ठीक है। सो अभी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूं, जो मैंने मेमोरेंडम स्टॉक और डेटर्स अकाउंट बनाया वो इधर एक बार बना लीजिए, फिर मैं और एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और उसके बाद में हम प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। मेमोरेंडम स्टॉक एट कॉस्ट और IP, can we go ahead? All right. Now I am teaching the last part of the story, which is again very important. If you don't find space here, then you will find space at page number 8. तो वहां पर कर देना, ठीक है। Now I am going to teach you one more important point, which is again very important. देखो, at cost मतलब क्या? Goods sent at cost. This is one logic, ठीक है। And the other one is goods sent at IP, and the other one is goods sent at WP. So first let me explain you what does that mean. 100 रुपए का माल C, when it goes at or it is sent at 100 only,
goods sent, it is at cost. But when 100 rupees का माल is sent at 120 नको, I'll write down 130. So then that means the goods are sent at IP. This is cost and this is IP. बट जब 100 रुपए की कॉस्ट का माल भेजा जाता है 110 में और वो बेचा जाता है पब्लिक को 130 में, सो दिस इज सेल्ड एज गुड सेंट एट होलसेल प्राइस. सो दिस इज कॉस्ट, दिस इज WP एंड दिस इज व्हाट? मार्केट प्राइस और IP सेलिंग प्राइस. नाउ इंटरेस्टिंगली स्टॉक गोज एट टू प्लेसेस. स्टॉक गोज एट टू प्लेसेस. वन इज ब्रांच अकाउंट एंड द अदर वन इज स्टॉक अकाउंट. तो पहले मैं तुमको बता देता हूं मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कैसे बनेगा. मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट का रूल सिंपल है. 100 रुपए में आया, 100 रुपए में गया. इधर रूल सिंपल है, 130 में आया तो 130 में गया. इधर 110 में आया तो 110 में गया. ये किसका रूल हुआ? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट. इसका रूल सिंपल है कि माल कितना आया उतने से ही आउट करूंगा जब सेल हो जाएगा. बट ब्रांच अकाउंट ऐसा नहीं है. ब्रांच अकाउंट में अगर माल आया 100 में, गुड सेंड टू ब्रांच ऐसे लिखते हैं ना तुम, गुड सेंड टू ब्रांच, दे आर सेंडिंग इट एट कॉस्ट एंड इट इज सोल्ड एट 130. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इट इज सोल्ड एट 130. सो बेटा जी कैन आई नॉट राइट डाउन बाय कैश ऑब्लिक बैंक 30, I will show profit 30. वही लिखा ना नालायक को 130. दूसरा वाला, when I prepare a branch account here in this concept, I'll write down goods sent to branch 130 because हमें जो माल मिला 130 से मिला है. चलान जो बना है वो 130 का बना है, 100 का नहीं. कॉस्ट बताता ही नहीं. काका हलवाई आज के तारीख में रस मलाई बेचता है तो उसकी कॉस्ट नहीं बताता है, बोलता है इतने में बेच. तो अब यहां पर बाय कैश ऑब्लिक बैंक सेल 130, तो बेटा ये ब्रांच तो कभी प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगी ही नहीं. हाँ या ना? सो व्हेनेवर गुड्स आर सेंट एट IP, यू शुड फर्स्ट reverse the loading. You should first reverse the loading. So क्या लिखोगे? Buy goods sent to branch 30. क्यों लोडिंग रिवर्स करते हो समझ में? Now you might wonder and ask me, सर फिर ब्रांच को पता चल जाएगा ना? नहीं, ये सारी ट्रांजैक्शन किसकी बुक्स में हो रही है? HO. अच्छा तुम मुझे जानती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? तुम मुझे जानते हो? अच्छा तुम्हें पता है मेरे बुक्स में कितना प्रॉफिट है? एग्जैक्टली तो अगर मैं मेरे बुक्स में क्या एंट्री कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, ब्रांच को इस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा. तो ऐसा नहीं सोचने का कि सर ब्रांच को पता चल जाएगा. ब्रांच विल नेवर नो इट, क्योंकि ये सारी चीजें किसके बुक्स में चल रही? अपने बुक्स में. अच्छा दूसरा एक और देख लेते हैं. अगर मैंने यहां पर ब्रांच अकाउंट बनाया जबकि होलसेल प्राइस पर है, सो माल किस पर आया? गुड सेंट टू ब्रांच कितने में? 110. और सेल कितने में होगा? 130. तो बेटा इसमें लोडिंग रिवर्स नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल ही जाएगा. बट रिमेंबर, जो माल आना जाना होता है HO और ब्रांच के बीच में, तब लोडिंग वर्ड यूज करने का. और जब क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तब वर्ड यूज करने का स्टॉक रिजर्व. क्योंकि स्टॉक को हम आर्टिफिशियली कम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक रिजर्व. तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री कैसे होती है, क्यों होती है, वो हम आगे देखेंगे. बट रिमेंबर कि किसमें लोडिंग रिवर्स होती है? सो एट कॉस्ट लोडिंग का सवाल ही नहीं. एट IP रिवर्स द लोडिंग. एट WP डू नॉट रिवर्स द लोडिंग, क्योंकि आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो एट होलसेल प्राइस पर. ये एट WP है, ये एट IP है और ये एट कॉस्ट. तो हर एक केस में ये वाला फिगर तो सेलिंग प्राइस ही होगा. और लोडिंग रिवर्स होती है जब व्हेन द गुड्स आर सेंट एट IP और सेलिंग प्राइस. MRP भी बोल सकते हो. लिख लो बेटा जी. और 10 का प्रॉफिट कैसे दिखेगा बेटा? आगे बताऊंगा होलसेल प्राइस का. डोंट वरी. 10 का प्रॉफिट HO बुक करेगा, क्योंकि वो हर एक को माल, जैसे अगर तुमको याद होगा कि तुमको कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाया होगा, एक सेकंड पॉज लो, कि जिसमें तुम डिसाइड करते हो कि माल इन हाउस से लेने का कि बाहर से लेने का, उसको क्या बोलते हो तुम?
कॉस्टिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि हम माल या तो बाहर से खरीद सकते हैं, एक डिपार्टमेंट माल बाहर से खरीद सकता है, और एल्स आई कैन टेक इट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कॉन्सेप्ट कौन सा है? मतलब उसमें कॉस्टिंग में ऐसा सिखाया गया कि हर एक सेंटर ये एक प्रॉफिट सेंटर है या कॉस्ट सेंटर है, एवरी कॉस्ट सेंटर इज अ प्रॉफिट सेंटर, और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम तुम्हारा प्रॉफिट कमा कर दिखाओ। तो वैसे ही एचओ क्या बोलता है ब्रांच को कि मैं तेरे को बाकी के लोगों के जैसे ही ट्रीट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बीपीसीएल के खुद के भी पेट्रोल पंप है और वो रिटेलर को भी देते हैं, तो बीपीसीएल अपनी ब्रांच को क्या बोलता है कि मैं तेरे को माल दूंगी एट होलसेल प्राइस ओनली, जितना बाकी के रिटेलर को देंगे, तुम प्रॉफिट कमा कर दिखाओ। तुम्हें लॉजिक लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एम आई कम्युनिकेटिंग? तो सेम तरीके से इधर भी जब डब्ल्यूपी पर भेजा जाता है तो 10 रुपए का प्रॉफिट एचओ दिखाता है और 20 रुपए का प्रॉफिट ब्रांच दिखाता है। बट स्टॉक रिजर्व की एंट्री होगी क्योंकि स्टॉक विल बी शोन एट अ हायर लोडेड प्राइस, सो स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है लास्ट में। इज दैट ओके? यस, प्लीज वाइंड इट अप। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन। अब इसमें एंट्री इधर कहीं पर भी कुछ नहीं, इधर हर जगह पे एंट्री क्या होगी? इधर देख लो, एंट्री करके दिखाता हूं। ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच 100 की एंट्री, 100 की एंट्री। इधर एंट्री आएगी ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच 130, 130। इधर लोडिंग रिवर्स होगा, गुड्स एंड टू ब्रांच 30 टू ब्रांच अकाउंट 30। मतलब ये लोडिंग रिवर्सल की एंट्री है। माल भेजा आईपी पर तो एंट्री क्या? ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। फिर जब लोडिंग रिवर्स करना है तो एंट्री क्या आएगी? गुड्स एंड टू ब्रांच। इधर तो लोडिंग रिवर्स होती नहीं, तो इधर एंट्री क्या है? ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच। कितना? 110, 110। तो तुमको ये क्वेश्चन बहुत बार आता होगा, इसमें और इसमें बच्चों को आता है रेगुलर बैच में। साला सर एक केस में लोडिंग रिवर्स करता है, दूसरे वाले केस में नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? उसका कॉन्सेप्ट ये है, आईपी में प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते तुम, क्या पोजीशन है पता ही नहीं कर सकते, बिकॉज द गुड्स आर सोल्ड ऑल्सो एट आईपी, बट इन केस व्हेन द गुड्स आर सोल्ड एट डब्ल्यूपी, इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। से यस और नो? यस, I hope you're getting my point. If you have got any query, let me know. Have you all understood this? अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था तुम्हारा कि सर गुड्स एंड टू ब्रांच क्या होता है। तो ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद में तुम्हारे डिपेंडेंट ब्रांच तो समझ लो कि तुम कर लोगे आराम से। जितने क्लैरिटीली कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं उतने आसानी से हम कर लेंगे, क्योंकि हर जगह कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग करना है। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा,
ये मान लो एचओ का ट्रेडिंग अकाउंट है। किसका है बेटा? एचओ का। सो एचओ का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, तो हम लिखते हैं इधर टू, क्या लिखते हैं? परचेसेस। मान लो माल बाय किया 1000, ये एचओ के ट्रेडिंग अकाउंट में या तो माल सेल हो सकता है, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए। इसके अलावा माल के साथ कुछ भी किया तो तुमको रिवर्स करना पड़ता है। याद है गुड्स विड्रॉन, तो तुम ड्राइंग्स लिखते थे क्रेडिट में, क्योंकि माल को सेल के अलावा कुछ भी किया ना तो ट्रेडिंग को रिवर्स करो। एबनॉर्मल लॉस रिवर्स करते थे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते थे और पी&एल के डेबिट में लिखते थे। सेम लॉजिक, मैंने ये माल बेचा नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1000। ये एक्चुअली ऐसा होता है। तो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? नील। फिर ये माल यहां से घुसता है गुड्स सेंट टू ब्रांच में, कितने में घुसता है? इधर टू ट्रेडिंग। ये तुमको लास्ट में सिखाई गई होगी एंट्री, ये सिखाई गई होगी बट लास्ट में। फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच में कितना है? 1000। बट गुड्स सेंट टू ब्रांच बोलता है मैं ये माल तो भेज रहा हूं कहीं पर, तो पहला ट्रेडिंग से रिवर्स, और कहां गया? गुड्स सेंट टू ब्रांच में। गुड्स सेंट टू ब्रांच में घुसा और यहां से निकला और कहां गया? बाय ब्रांच अकाउंट में। कितने में? लेट्स अज्यूम 1200। ये आईपी है। सो बेटा जी ब्रांच अकाउंट ओपन करके अभी मैंने बताया था, सो इधर क्या आ जाएगा? 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना आ जाएगा? 1200। बट बेटा बिकेगा भी कितने में? 1200 में। इसलिए मैंने क्या बोला? लोडिंग रिवर्स। सो रिवर्स करने का भी तरीका मैंने ऐसे ही बताया था, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 200, तो इधर आएगा 2 ब्रांच अकाउंट 200। सो तुम्हें पता है गुड्स सेंट टू ब्रांच किसका काम करता है? वो ट्रेडिंग अकाउंट और ब्रांच अकाउंट में एक कनेक्शन का पॉइंट का काम करता है। कैसे कनेक्शन के पॉइंट का काम करता है? देखो, ट्रेडिंग में माल एट कॉस्ट आया। अब तुम्हारे को बचपन से रूल समझाया गया कि माल सेल हुआ तो सेलिंग प्राइस पर ले, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द प्रॉफिट। तो अगर माल सेल नहीं किया, तुमने ब्रांच को ही भेजा है, तो यू शुड नॉट शो प्रॉफिट। तो मैंने उसको 1000 से बाहर निकाला, 1000 से बाहर निकालकर गुड्स सेंट टू ब्रांच में डाला 1000, बट वहां से एग्जिट मार के निकला कितने में? 1200। एग्रीड। सो वहां से एग्जिट मार के 1200 ब्रांच को डेबिट हुआ, बट इसमें लोडिंग थी तो लोडिंग रिवर्स किया गुड्स सेंट टू ब्रांच, और गुड्स सेंट टू ब्रांच टैली हो गया। अब दूसरा एक देख लेते, माल भेजा किस पर? WP पर। सो WP पर ये 1000 का इधर से आउट होगा 1050 पर या 1100 पर। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच में भी कितना आएगा? 1100 से यस, और इधर से भी कितना ब्रांच में कितना जाएगा? 1100। और मैंने कहा उसमें लोडिंग रिवर्स नहीं होगी। एंड इफ यू रिमेंबर आई सेड ये प्रॉफिट एचओ दिखाएगा, तो 100 प्रॉफिट विल बी शोन बाय एचओ। बट अगर ये माल बिका नहीं लास्ट में, सो एज अ ग्रुप वेयर आर द गुड्स लाइंग? विद द एंटिटी ओनली। इसीलिए लास्ट में उस स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है। तो तुम्हें पता है कि WP प्राइस में लोडिंग रिवर्स नहीं होती है, एंट्री होती है स्टॉक रिजर्व की। आई वुड लाइक टू रिपीट दिस होल सिनेरियो अगेन। अगर होलसेल प्राइस में भेजा, सो एचओ एग्जिट कराएगा अपने माल को 1100 पर। ऑब्जर्व द ट्रेडिंग अकाउंट, 1000 में एंट्री। चलो एक काम करते हैं ना, ये आईपी का हो गया। ऐसे ही मैं और एक काम कर देता हूं, एचओ इधर 2 परचेसेस 1000, ये WP पर, और इधर से माल एग्जिट होगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, आई विल राइट डाउन 1100। तो इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा 0, और इधर मैं बताऊंगा 2GP 100 टैली। अब इधर से गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओ थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गया। हाँ, गुड्स सेंट टू ब्रांच में आएगा कितना? 1100 टू ट्रेडिंग, और इधर से एग्जिट मारेगा बाय ब्रांच 1100, और इधर आएगा ब्रांच से 2, क्या नाम? गुड्स सेंट टू ब्रांच, हाँ या नहीं? 1100। तो मैंने कहा इसका लोडिंग रिवर्स नहीं करते, क्योंकि इधर प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका है। अब ये सेल हुआ 1200 में, तो ब्रांच प्रॉफिट दिखाएगी 200, प्रॉफिट इज रियलाइज्ड, हाँ या नहीं? अगर सेल कर दिया तो। बट बेटा जी सेल नहीं हुआ, सो इधर क्या दिखेगा? बाय ब्रांच, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1100। तुम्हें पता है क्या? फ्रॉम द एंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू एचओ हैज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड द प्रॉफिट। इसीलिए इस प्रॉफिट को रिवर्स करने के लिए आप एंट्री क्या करते हो? स्टॉक रिजर्व की, और वो एंट्री होती है P&L अकाउंट टू स्टॉक रिजर्व।
सो अभी पी एंड एल अकाउंट मतलब एचओ के पी एंड एल अकाउंट को डेबिट मारेगा, इधर प्रॉफिट दिख रहा है ना बाय जीपी 100। अभी मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पी एंड एल टू स्टॉक रिजर्व। सो बेटा इधर टू स्टॉक रिजर्व लिखते याद आ रहा है क्या आपको, तो ये प्रॉफिट नलिफाई हो गया। तो बेटा डब्ल्यूपी प्राइस में सिर्फ स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है, आईपी में लोडिंग रिवर्स होती है और स्टॉक रिजर्व की भी एंट्री होती है, और कॉस्ट में तो गुड्स कॉस्ट पर ही है, तो उसमें कोई लोडिंग नहीं कोई स्टॉक रिजर्व नहीं। तो क्या एक बार पूछ लूं, आईपी में लोडिंग की एंट्री रिवर्स होती है और स्टॉक रिजर्व की भी एंट्री आएगी, और इसके अंदर क्या करेंगे, कॉस्ट में कुछ भी नहीं, ना लोडिंग ना स्टॉक रिजर्व, और डब्ल्यूपी प्राइस में लोडिंग की एंट्री नहीं होती, स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर और एक क्वेश्चन मार्क देख रहा हूं, सर स्टॉक रिजर्व की एंट्री कैसे होती है, अगले मेथड में सिखाऊंगा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में, और आप समझ जाओगे। बट अभी लॉजिक्स क्लियर है तुम्हें कि फ्लो कैसा हो रहा है, ओके गुड। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन राइट इट डाउन, दिस इज एट आईपी, दिस इज एट डब्ल्यूपी। स्टॉक रिजर्व की एंट्री, कुछ बच्चों को यह भी कंफ्यूजन था कि वो स्टॉक से रूट होती है, इनफैक्ट वो स्टॉक से रूट कभी नहीं होती है, वो रूट होती है बाय पी एंड एल अकाउंट। तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री अगर आप देखोगे तो स्टॉक 1100 ही दिख रहा है, स्टॉक को चेंज नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, ये एंट्री होती है। इसको एज इट इज रखते हैं और एंट्री हुई पी एंड एल टू स्टॉक रिजर्व। ये ट्रेडिंग था, ट्रेडिंग के बाद में नीचे अकाउंट बना पी एंड एल अकाउंट, ये पी एंड एल अकाउंट है ना उसके बाद में। अच्छा, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 5 और 6 पर आपको कुछ ऐसे अकाउंट बने हुए दिखेंगे, पेज नंबर 5 और 6 पर आपको कुछ अकाउंट नंबर देखने को मिलेंगे। बेटा ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दी है, एग्रीड। ये इसमें क्या होता है कि कई बार ये ऑब्जर्व करने में बच्चे का बहुत प्रेशर आ जाता है, तो मैंने लिख कर ही करा दिया। इज दैट ओके कि कैसे क्या क्या होता है, सो यू डोंट हैव टू नाउ अगेन गेट इनटू ऑल दो स्टफ। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके। दूसरी चीज आपको मुझे ये बतानी है कि पेज नंबर 8 पर भी जो चीजें लिखी हुई है
उनमें से एक आध दो चीजें बता देता हूं। जैसे ये वाली चीज मैंने बता दी है। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन ब्रांच डेटर्स मेथड। आई सेड, मैंने नहीं बोला स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, मैंने नहीं बोला फाइनल अकाउंट मेथड। डेटर्स मेथड में क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है? क्योंकि मान लो मैंने फिक्स्ड एसेट ओपनिंग बैलेंस लिखा 1100 और क्लोजिंग बैलेंस लिखा मैंने 900, सो ऑटो इफेक्ट हो गया डेप्रिसिएशन का 200, इसीलिए डेप्रिसिएशन इज नॉट रिकॉर्डेड। ये ध्यान में रखना। डेटर्स मेथड है, ओनली स्पेसिफिक डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स में रिकॉर्ड होता है और फाइनल अकाउंट में भी होगा और उसके बाद में इंडिपेंडेंट ब्रांच में भी होगा, सिर्फ डेटर्स मेथड में नहीं रिकॉर्ड होता। पेटी कैश एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर नॉट रिकॉर्डेड। शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक नेक्स्ट मेथड में मैं आपको सिखाऊंगा, बट शॉर्टेज और सरप्लस हम कौन से मेथड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? डेटर्स मेथड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नाउ यू विल आस्क मी व्हाई। सपोज गुड्स आए 1000 के, सॉरी हमारे पास फिक्स्ड एसेट थी 1000 की। इफ आई सेल इट एट 1200, दैट 1200 कैश विल बी सेंट टू व्हाट? HO। सो अपन इधर क्या लिखेंगे? बाय कैश 1200। से यस और नो? सो बेटा जी जो प्रॉफिट है 200 का वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड इन डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स वगैरह में होता है। परचेस बाय ब्रांच, ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर नॉट रिकॉर्डेड। और एबनॉर्मल लॉसेस ये रिकॉर्ड किया जाता है और वो कैसे एडजस्टेड फिगर पर होता है, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। से यस और नो? ठीक है, अभी मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। इसके बाद में हम ब्रेक ले रहे हैं।